आज हम डिस्कस करेंगे टारगेट पर्सन्स को। देखिए सिग्मा जो अपना रिस्क सेट करता है ना, मतलब उसने कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, ये मुतय्यन करती है चीज टारगेट परसेंट। अब चूंकि सिग्मा एक कस्टमाइजेबल सिस्टम है, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सेट प्राइस प्रोवाइडेड है, जो मैंने ऑप्टिमाइज की हैं या यूजर्स ने ऑप्टिमाइज की हैं, वहां पर हम लोग कंपाउंडिंग नहीं कर रहे होते। ये चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगी टारगेट परसेंट। अब टारगेट परसेंट 1 का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो बैलेंस टाइप जो यूज हो रही है वो फिक्स बैलेंस यूज हो रही है। अब ये क्या चीज है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा जी, टारगेट परसेंट 1 का मतलब ये है, यहाँ पे आपकी जो सेटिंग्स हैं ये है टारगेट परसेंट 1, और बैलेंस हम यूज कर रहे हैं फिक्स। मतलब यहाँ पर हमने टारगेट परसेंट 1 रखी हुई है और बैलेंस टाइप है हमारी फिक्स बैलेंस। अब क्या हो रहा होगा, इनिशियल बैलेंस आपने नोट करना है, यहाँ पर 1000 है। अब ये जो 1000 है ना, इसको आप $1000 कह लो या 1000 नंबर कह लो। यहाँ पे सिग्मा ये क्या कर रहा है कि वो 1% ऑफ दिस नंबर, मतलब ये कि 1% ऑफ 1000 पर ट्रेड एम कर रहा होगा। ठीक है जी, मतलब ये कि अगर आपका टारगेट परसेंट 1 है तो ये 1000 का जो हमने वहां पे इनिशियल बैलेंस सेट किया हुआ है उसका 1% एम कर रहा होगा। यानी कि कितना बनता है, ये इज इक्वल टू $10। अब बीच में स्प्रेड एंड स्लिपेज की वजह से ये वेरी भी कर सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि सिग्मा यहाँ पर एम कर रहा है $10 को विनिंग ट्रेड्स के ऊपर। जो लूजिंग ट्रेड है, अगर हमारा डायनामिक स्टॉप लॉस है तो वहां पर लॉस डिपेंड कर रहा होगा कि कैंडल कहां पर क्लोज हुई है, मतलब हमारे जोन को ब्रीच करके कहां पर क्लोज हुई है। अगर हम फिक्स एसएल यूज कर रहे हैं तो वो फिक्स लॉस हमें पता होगा कि $10 का ही लॉस होगा। अगर हम टारगेट परसेंट 2 यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, 1000 का ही जो हमारा इनिशियल बैलेंस है उसका 2% वो यूटिलाइज कर रहा होगा, यानी कि कितना, $20। यानी कि अब वो हर ट्रेड के अंदर $20 को एम कर रहा होगा अगर वो प्रॉफिट में हिट होती है डायनामिक स्टॉप लॉस के साथ। अब ये चीज हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, टारगेट परसेंट 1, इधर स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर हम यहाँ पे डालते हैं, सेट फाइल लोडेड है, टारगेट परसेंट 1 है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी आपके सामने बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग डील्स में जाके ट्रेड्स देख लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट से देखते हैं क्या इसका सारा सेटअप है। अब यहाँ पे आपने नोट किया $9, $10, ये इतना एम कर रहा है हर ट्रेड के अंदर, जो कि एक विनिंग ट्रेड है। लॉस के अंदर यहाँ पर -$17 का लॉस है, क्योंकि हम लोग डायनामिक स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं और आगे उसकी रिकवरी है। लेकिन जो भी आपकी नॉर्मल ट्रेड होगी ना, वहां पे ये एम कर रहा होगा $10 को। अगर हम यहाँ पे टारगेट परसेंट 2 सेट करते हैं, उस पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या बनता है। देखिए आपके पास सिस्टम मौजूद है, बैक टेस्ट रन करके खुद से आप चीजें चेकआउट कर सकते हैं कि टारगेट परसेंट चेंज करने से क्या क्या फर्क पड़ता है। एक एक ट्रेड, एक एक चीज आप खुद से देख सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट परसेंट 2 की वजह से हमारा प्रॉफिट भी डबल हो गया और ड्रॉ डाउन भी डबल हो गया। तो जितनी आप टारगेट परसेंट बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना एम हो रहा होगा पर ट्रेड, $20। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, ये जो नॉर्मल ट्रेड्स हैं यहाँ पे $20 एम कर रहा है सिग्मा। ये इसी तरीके से आप 3 कर ले, 4 कर ले, जो भी आप सेट करेंगे ना वो उसकी परसेंटेज ऑफ 1000 एम करेगा पर ट्रेड। अब ये जो सारी की सारी कहानी है, ये किस चीज की है, फिक्स बैलेंस के साथ। अब इसका मकसद भी समझ लें, मैंने काफी ज्यादा एफर्ट पुट इन की थी ये सिस्टम पूरे का पूरा इजाद करने की। ठीक है, मतलब ये और कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं ये चाहता था कि जैसे जैसे आपका डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है, आपका रिस्क इंक्रीज ना हो। तो इसलिए मैंने ये पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन किया था कि हर ट्रेड के अंदर रिगार्डलेस ऑफ योर डिपॉजिट, यानी कि आपका डिपॉजिट जो भी है, इस सेटिंग के अंदर मैटर नहीं करता कि आपका डिपॉजिट क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये टारगेट परसेंट के लिहाज से चल रहा है। अगर 2 है तो $20 एम करेगा, रिगार्डलेस जो भी आपका बैलेंस है। लेकिन आप ऑटो कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं सिग्मा ये के साथ। यहाँ पे आपने टारगेट परसेंट सेट कर दी 1, इधर बैलेंस की जगह आपने सेट कर लेना है डायनामिक बैलेंस। अब क्या करेगा, अब ये जो इनिशियल बैलेंस का पैरामीटर है इसको सिग्मा ओवरराइड कर देगा, इसको इग्नोर कर देगा। इसका बैक टेस्ट रन करते हैं हम लोग। अब डायनामिक बैलेंस में क्या कर रहा है कि वो आपके बैलेंस के लिहाज से ट्रेड कर रहा है। फर्ज करें आपका $100 था, बाद में आपने प्रॉफिट बुक किया और $101 कमा लिया। अब वो $101 के लिहाज से आगे प्रॉफिट एम कर रहा होगा। इससे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट तो इंक्रीज होता ही होता है, लेकिन आपका रिस्क भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग रिजल्ट देखते हैं तो आप देखेंगे कि $52,000 का यहाँ पे इक्विटी का ड्रॉडाउन है, $1,88,222 का इसका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन रन करेंगे ना तो ये प्रॉफिट कम बनता है, क्योंकि ऑटो कंपाउंडिंग के साथ अब आपको कितना बैलेंस चाहिए, $52,000, लेकिन फिक्स बैलेंस के साथ आपको कितना चाहिए था, $571। तो अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो वो बहुत कम बनता है एज कम्पेयर टू फिक्स बैलेंस। फिक्स बैलेंस के साथ पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 1025% के करीब इसने प्रॉफिट बुक किया था लास्ट 6 ईयर्स के अंदर। यहाँ पर अब इसने कितना बुक किया मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इसका प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय ये इसका इक्विटी का ड्रॉडाउन है। टोटल कितना प्रॉफिट बना, मल्टीप्लाई बाय 100 करें आप, 361%। यानी कि इसने अब 6 साल में 361% का प्रॉफिट जनरेट किया। फिक्स बैलेंस के साथ कितना जनरेट कर रहा था, 1025%,
यहाँ पर कितना कर रहा है 361%। तो कौन सी सेटिंग बेटर हुई? ऑब्वियसली फिक्स बैलेंस वाली। इसीलिए आपकी सारी की सारी सेट फाइल जो है वो फिक्स बैलेंस के साथ ऑप्टिमाइज है। अब यहाँ पर ये ट्रेड कैसे ले रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हर ट्रेड के अंदर शुरू में ये 1% एम कर रहा है। ठीक है, ये 6.40 6.09 आपको नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड या स्लिपी जो है वो ज्यादा हो गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे 6 या $6 बुक किया, लेकिन एम यहाँ पर वो $10 कर रहा है। अब क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका बैलेंस बन गया $1714। अब आगे इसने $1714 का 1% बुक किया है। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है, और इवेंचुअली जब आपका बैलेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो अब ये हर ट्रेड के अंदर $183 डाल रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे $18,422 का हमारा बैलेंस है, इसका 1% कितना बनता है $183। अब अगर हम फिक्स बैलेंस यूज कर रहे होते तो यहाँ पर ये $10 ही एम कर रहा होता टारगेट परसेंट 1 के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कितना एम कर रहा है $183। तो अभी आपको कहानी समझ में आई कि जब आप ऑटो कंपाउंडिंग करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे ना कि आप कितना रिस्क कर रहे हो और कितना कमा रहे हो, तो वो ऑटो कंपाउंडिंग में बहुत कम है एज कंपेयर टू फिक्स बैलेंस। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑटो कंपाउंडिंग हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस सेटिंग के साथ आपका जो ईए है वो ट्रेड कर रहा है आपके बैलेंस के लिहाज से, तो यहाँ पर बैलेंस के इंक्रीज या डिक्रीज करने से ईए रिस्टार्ट नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो आपके बैलेंस का 1% यूटिलाइज कर रहा है तो इसलिए आपकी ट्रेड्स के ऊपर इफेक्ट जरूर आएगा। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बैलेंस एंड डायनामिक बैलेंस। उसके बाद कुछ रस्तु मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप फिक्स एसएल क्यों नहीं आप यूज करते? आप यूज कर सकते हैं, सिग्मा आपको वो भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे डायनामिक एसएल है, इसकी जगह फिक्स एसएल कर दें, डायनामिक बैलेंस की जगह हम लोग फिक्स बैलेंस कर देते हैं जो कि हमारी नॉर्मल सेटिंग है, और हम लोग देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिक्स बैलेंस के ऊपर क्या पैरामीटर्स बनते हैं। अब फिक्स बैलेंस के ऊपर क्या हुआ आपके सामने, यहाँ पे ये फेल हो गया। तो आपको जो कहानियां देखने सुनने में अच्छी लगती हैं, आप जब उनको प्रैक्टिकली करेंगे तो वो आपको बिल्कुल उलट कहानी नजर आ रही होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ अभी हमारा अगर एक फिक्स रिस्क है, हम लोग $10 एम करके 1:1 पर चलते हैं और $10 ही हम लोग रिस्क करते हैं, तो इससे हमारा ओवरऑल रिस्क रिड्यूस होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आपका रिस्क इंक्रीज हो रहा है। डायनामिक एसएल की वजह से आपका विन रेशियो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल लॉसेस कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन फिक्स एसएल के साथ जब आप वेरिएबल रिकवरी लगाते हैं तो आपका रिस्क कम होने के बजाय बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स एसएल यूज किया, इसके भी हम लोग थोड़े से रिजल्ट्स वगैरह देख लेते हैं। स्टार्ट पर ले चलते हैं। अब यहाँ पर हमने नोट किया कि पहला लॉस -$10 का हुआ, आगे रिकवरी होगी, अगेन दूसरा हमारा लॉस $10 का हुआ। यहाँ पर अब कंट्रोल लॉस हो रहा है, लेकिन क्या उससे आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो लॉन्ग टर्म के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, आपका तो अकाउंट ही तबाह हो गया। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जो लॉसेज हो रहे हैं हमारे वो -10 के हो रहे हैं, और उसके बाद उनकी रिकवरीज ओपन हो रही है। अब इसी को अगर आप डायनामिक एसएल के साथ अगर आप भूल गए तो मैं एक बार रन करके आपको बता देता हूँ। डायनामिक एसएल के साथ ये पूरे का पूरा सक्सेसफुली जा रहा है। वहां पे हमें पैरामीटर्स बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ग्राफ को भी आप देखोगे आप कितना स्मूथ है। फिक्स एसएल के अंदर आपने ग्राफ को देखा था कितना गंदा था, वो हर थोड़ी देर के बाद वो ड्रॉडाउन के अंदर आ रहा था, हर थोड़ी देर के बाद लॉसेस की एक पूरी सीरीज चल पड़ती थी, क्योंकि आपकी विन रेशो बहुत ज्यादा बैड हो जाती है जब आप फिक्स एसएल यूज करते हैं। मार्केट जो है ना फोरेक्स की, ये काफी ज्यादा वोलेटाइल है। मुझे रिकवरी सिस्टम में ब्रेक थ्रू मिला ही तब था जब मैंने डायनामिक स्टॉप लॉस को इंट्रोड्यूस करवाया था। उससे पहले हम लोग फिक्स एसएल ही यूज किया करते थे 2020 से पहले, लेकिन 2020 के अंदर फिक्स एसएल फेल होना शुरू हो गए थे, सेट फाइल्स फेल होना शुरू हो गई थी। तो मैंने जो इशू रेक्टिफाई किया था वो यही रेक्टिफाई किया था कि डायनामिक एसएल जो है उसको रिड्यूस करना पड़ा ताकि हम लोग सस्टेन कर सकें, और ये एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू था जो कि 2020 से लेकर अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये आपके सामने डायनामिक एसएल की कहानी है, जिसमें ग्राफ भी स्मूथ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतरीन है और स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। तो आपने ईए को खोतों की तरह यूज नहीं करना। आपको सिग्मा ईए आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बैक टेस्ट रन कर लेना है। यहाँ पर ये तमाम पैरामीटर्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं बैक टेस्टिंग सीरीज के अंदर कि एक एक पैरामीटर क्या क्या करता है। तो आई होप कि अब टारगेट परसेंट रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई एक क्यूरी भी नहीं होनी चाहिए।